हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हम लोग एक सीरीज पहले से चला रहे हैं, अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद, तो उस क्रम में हम लोग कई सारे सब सीरीज चला रहे हैं। उसमें इंडो चाइना रिलेशन पे एक सीरीज चल रहा है और एक सीरीज चल रहा है हिस्ट्री के लिए। तो जो हम लोग हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 लिया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के कई चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिवोल्ट कैसे है वो, रिवॉल्यूशन कैसे है वो, और उस रिवोल्ट के एग्जिस्टेंस में आने के क्या क्या कारण रहे, उन कारणों पर चर्चा किया था। और हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि हम क्या क्या इसके कौन कौन से एस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, इसके कौन कौन से आयामों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसी क्रम में एक आयाम बना था जिसमें हम लोगों ने कारण के बाद दूसरा टॉपिक जो हम लोगों को लेना था वो था घटनाक्रम। क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कैसे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में कैसे फैला और कहाँ कहाँ पर क्या खास प्रभाव रहे उसके, उसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। ऐसे अगर हम समझने के लिए कहें कि रिवोल्ट का इफ़ेक्ट कहाँ रहा, तो शुरुआत तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लास में बात करी थी कि इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल में बैरकपुर छावनी में, जहाँ 34th NI के एक जवान थे। NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री। दो तरह की इन्फेंट्री होती थी, एक नेटिव इन्फेंट्री होती थी, एक यूरोपियन इन्फेंट्री होती थी। सैनिक दो तरह से होते थे, एक यूरोपियन सैनिक होते थे, एक इंडियन सैनिक होते थे। पीछे हम लोगों ने बात करी थी कि दोनों के सेवा शर्तों में बहुत सारा डिफरेंसेज थे, जिसके कारण से रिवोल्ट एग्जिस्टेंस में आया, और भी बहुत सारे कारण थे। तो 34th NI के एक जवान थे मंगल पांडे, जो कि बलिया के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। रिवोल्ट स्टार्ट तो खैर बाद में हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए अपने उच्च अधिकारियों के आदेश मानने से मना कर दिया, और जब उनको ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया तो उन्होंने अपने मेजर सर्जेंट और एडजुटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। एक को गोली मार दिया और एक को घायल कर दिया। इस घटना के बाद उन्होंने खुद को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वो केवल घायल हुए, मरे नहीं। और उसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया गया। 34th NI के सभी जवानों को कहा गया कि आप इनको अरेस्ट करिए। किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया। ईश्वरी प्रसाद को पहले कहा गया गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। लगभग सभी जवानों ने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि 34th नेटिव इन्फेंट्री ने पूरा ही रिवोल्ट कर दिया। उसमें एक थे पलटू खान, उन्होंने गिरफ्तार किया। उनको छोड़कर बाकी पूरी की पूरी इन्फेंट्री को डिसमिस कर दिया गया। बाद में इनको कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो अगर हम ये देखें कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर इस बात को हम समझने का प्रयास करें तो विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, अभी जो भी आपसे पूछा जाएगा और जो भी किताबें आप पढ़ते हैं उसमें विद्रोह की शुरुआत लिखा हुआ पाते हैं कि मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। तो ये चूंकि व्यवस्थित नहीं था, हालांकि व्यवस्थित मेरठ वाला भी बहुत ज़्यादा नहीं था, पर बैरकपुर से विद्रोह की शुरुआत नहीं मानते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो आप बताएंगे कि 1857 के क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। इसलिए उसको क्रांति नगर भी कहा जाता है, क्रांति का शहर भी कहा जाता है। पर हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ था एक्चुअल में। ये पोर्शन बहुत ही फैक्चुअल है जो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट का घटनाक्रम क्या क्या रहा, हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं। घटनाक्रम 1857 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ क्या क्या रहा, तो उसमें हमने बताया कि सबसे पहले बैरकपुर से शुरुआत होती है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अपने उच्च अधिकारियों का आदेश मानने से मना कर दिया और चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और अपने एडजुटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें से जो इनके एडजुटेंट थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाघ। 2 लोगों को मारा। लेफ्टिनेंट बाघ को तो इन्होंने मार ही दिया, उसको तो गोली मार दी। और एक इनका मेजर जनरल था, मेजर जनरल जो था उसका नाम था हेरसे, मेजर जनरल हेरसे, उसको भी इन्होंने घायल कर दिया। इन दोनों के बाद फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किसने किया,
गिरफ्तार किया इनको पलटू खां नाम के इन्हीं की सेना के, इन्हीं की इन्फेंट्री के एक जवान ने। ये कौन सी इन्फेंट्री के जवान थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, 34th NI के जवान थे, जो कि बलिया के रहने वाले थे। बलिया अवध क्षेत्र में आएगा, है ना। हमने आपको पीछे बताया था कि अंग्रेज़ों की ये चालाकी होती थी कि वो जहाँ सेना को तैनात करना होता था वहाँ से सैनिकों को भर्ती नहीं करते थे, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से सैनिकों को भर्ती करते थे। और उस मामले में भी, सैनिकों की भर्ती के मामले में भी अवध नंबर 1 पे था। ब्रिटिश सेना में जो भी सैनिक थे, जो भी भारतीय सैनिक थे, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिक अवध के क्षेत्र के थे। तो हमें बैरकपुर की घटना के बारे में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए अपने एजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर जनरल हेरसे को घायल कर दिया। इनकी हत्या कर दी और इनको घायल कर दिया। और ऐसा करने के क्रम में उन्होंने खुद को भी सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन वो जख्मी हुए, उनकी मृत्यु नहीं हुई और उनको पलटू खां के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इतनी सी घटना है केवल बैरकपुर से जुड़ी हुई। इनमें बहुत ही तथ्यात्मक रहने की ज़रूरत है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। आपको डेट याद रखना है, आपको नाम याद रखना है, इन्फेंट्री नंबर याद रखना है, किसको मारा, किसको घायल किया, किसने गिरफ्तार किया, कब फांसी मिली। तो थोड़ा यहाँ पे ये पोर्शन जो है बहुत ही फैक्चुअल है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और इनके अलावा जो परीक्षाएँ होती हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है। तो आपको इतने लोगों का नाम ध्यान रखना है। शेख पलटू का नाम याद रखना है, शेख पलटू खां नाम था इनका। ईश्वरी प्रसाद को पहले आदेश दिया गया था, लेकिन वो भी ईश्वरी प्रसाद पांडे थे, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया फिर इनको, और फिर इन्होंने गिरफ्तार किया। तो बैरकपुर के संदर्भ में बस इतनी सी बातें याद रखनी हैं। बैरकपुर की घटना 29 मार्च 1857 की है और इसके बाद ये बहुत बड़ा रूप तो नहीं ले पाई, लेकिन बैरकपुर की घटना का प्रभाव, क्योंकि बैरकपुर के अधिकांश, जो बैरकपुर छावनी में तैनात अधिकांश सैनिक थे वो अवध क्षेत्र के थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना किया। मंगल पांडे ने नेतृत्व किया, मंगल पांडे ने विरोध किया और उनकी इन्फेंट्री के सैनिकों ने उनकी हेल्प की। ये बात धीरे धीरे करके पूरे क्षेत्र में फैल गई। धीरे धीरे करके क्या, बहुत तेज़ी से फैल गई सभी क्षेत्रों में, और बहुत तेज़ी से फैल गई तो उसका प्रभाव अन्य रेजिमेंट पर भी पड़ा। अब आप देखोगे कि जहाँ जहाँ रेजिमेंट्स थीं, जो जो सैनिक छावनियाँ थीं, गैरिसन्स थे, उन सब जगहों पर इसका असर आया। और इसी क्रम में सबसे पहला असर आया मेरठ पे। मेरठ में 24 अप्रैल को एक घटना होती है, 24 अप्रैल 1857, 1857 ऑफ 24 अप्रैल ऑफ 1857 एक घटना होती है जहां 3rd कैवलरी के जवान थे, 3rd कैवलरी के 85 जवान, 3rd कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना, 3rd कैवलरी के 85 जवानों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना है 24 अप्रैल की। जिन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया उनको इम्प्रिजनमेंट 10 साल का सश्रम कारावास की सज़ा दी गई। 10 साल के सश्रम कारावास की सज़ा के साथ मेरठ छावनी में 85 सैनिकों को बंदी बना दिया गया। क्यों बंदी बनाया गया? क्योंकि इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इस बात से प्रभावित होकर इनकी इन्फेंट्री को भी भंग कर दिया गया था। इस बात से प्रभावित होकर 3rd कैवलरी रेजिमेंट के ही बाकी सैनिकों ने 10 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अंग्रेजी सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया और 10 मई 1857 को ही हम मानते हैं कि आधिकारिक रूप से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसी को हम विद्रोह का प्रारंभ मानते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है?
देन आंसर विल बी 10 मई 1857 को। कहाँ से हो रहा है? मेरठ से हो रहा है। किसने किया? 3rd कैवलरी रेजिमेंट ने किया। क्यों किया? चर्बी वाले कारतूसों के अगेंस्ट किया। विद्रोह के प्रारंभ में घटना क्या हुई? संडे का दिन था, शाम का समय था। अधिकांश अंग्रेज जो है चर्च गए हुए थे पूजा करने के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए। उस टाइम को इन लोगों ने सही समय समझा विद्रोह करने के लिए, और इन्होंने आर्मरी को लूट लिया। आर्मरी बोले तो शस्त्रागार को लूट लिया। शस्त्रागार को लूट लिया और इन सैनिकों को रिहा करवा लिया, इन सैनिकों को छुड़ा लिया। और इनको छुड़ा के जल्दी से, जैसे ही इन लोगों ने विद्रोह किया, ये कॉमन मैन को भी पता चल गया, क्योंकि माहौल तो गर्म था पहले से ही। माहौल तो यहीं से गर्म था। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह बहुत फैल गई थी। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अभियान भी चल रहा था। और एक मैं इस बात को बहुत ऐतिहासिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं 1857 में, अंग्रेज़ों के रेफरेंसेस से मिलते हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी उनसे मिलता है कि मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में तैयारी हुई थी विद्रोह करवाने की। और एक धन सिंह कोतवाल थे, जो कि मेरठ के कोतवाल थे। जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करना शुरू कर दिया और आसपास के गांव के क्षेत्रों से इकट्ठा हुए लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। ये लूटपाट कहना ठीक नहीं है, लूटपाट नहीं, बल्कि उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और मेरठ शहर पर कब्जा कर लिया। जो भी अंग्रेज मिले उनको गोली मार दी गई, या जिन्होंने सरेंडर किया उन्होंने सरेंडर किया, ज़्यादातर को गोली ही मार दी गई। और इस तरह से पलक झपकते ही मेरठ में बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया और मेरठ शहर पर कब्जा हो गया। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोहियों ने जब मेरठ से विद्रोह प्रारंभ किया तो उन्होंने शस्त्रागार लूट लिया, 85 सैनिकों को रिहा करवा लिया। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? सैनिक निकल आए। अब वो इंतज़ार कर सकते थे कि और रेजिमेंट को हम कांटेक्ट करें या और रेजिमेंट में होने वाले विद्रोह का इंतज़ार करें। ये करना ठीक नहीं था। कहाँ जाएं ये विद्रोही सैनिक? क्या करें विद्रोही सैनिक जिससे इनके विद्रोह की वैलिडिटी बढ़ जाए, इनके विद्रोह का वैधानिकता बढ़ जाए? तो इन्होंने अपने विद्रोह की वैलिडिटी या वैधानिकता बढ़ाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। एक मिनट, तो इनके सामने सवाल आया कि ये क्या करें। तो वो करने के लिए इन्होंने क्या किया? दिल्ली की ओर कूच किया। मेरठ से दिल्ली 60-65 किलोमीटर दूर है। जल्दी ही शाम के टाइम विद्रोह किया था, सुबह होते होते ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में इनको मिले भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि इस समय 81 ईयर्स ओल्ड थे, 81 साल उनकी उम्र थी। बहुत ऑब्वियस बात है कि अब अंग्रेज़ों के रहमो करम पे जी रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। सबसे पहले तो उन्होंने जो भी अंग्रेजी पदाधिकारी थे उनके संपर्क में, उनके आसपास दिल्ली के जो अधिकारी थे उनको उन्होंने सूचित किया कि आपके विरुद्ध विद्रोह हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। तो हालांकि वो कंफ्यूज थे। बाद में उनको समझाया विद्रोही सैनिकों ने, और बख्त खान ने उनको समझाया कि आपके पास ये टाइम अच्छा है और आप जो है वैसे भी अंतिम हैं और जीवन के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं, तो एक बार आप प्रयास कर लें, हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए। तो उन्होंने, विद्रोही सैनिकों ने उनसे ये निवेदन किया कि आप हमारे विद्रोह के नेता बन जाइए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करूँ कि जैसे बहुत सारा ये आरोप लगाया जाता है, अंग्रेजी इतिहासकार ख़ास तौर से ये कहते हैं और कई सारे भारतीय इतिहासकार भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये विद्रोह बेसिकली म्यूटिनी था, सैनिक विद्रोह था, राष्ट्रीयता का तत्व तो इसमें नहीं था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ये सिर्फ म्यूटिनी था, अगर इसको हम मान लें कि ये म्यूटिनी था, तो एक ऐसे व्यक्ति के पास सैनिकों को नहीं जाना चाहिए था। आप बताइए कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से इन्होंने अपने विद्रोह की रहनुमाई के लिए बहादुर शाह जफर को चुना। इस बात का सिर्फ एक कारण मुझे समझ में आता है कि बहादुर शाह जफर के अलावा भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी एक नेशनल इमेज रही हो, जिसकी एक राष्ट्रीय पहचान रही हो। बहादुर शाह जफर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरे भारत
में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, या नहीं भी देखा जाता था तो वो एक नेशनल पर्सनालिटी थे, एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। तो बहादुर शाह जफर से रहनुमाई की उम्मीद करना ये किस तरफ संकेत करता है कि विद्रोही सैनिक इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर थे कि हमारे विद्रोह का स्वरूप म्यूटिनी ना होने पाए। ऐसा ना लगे कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, बल्कि ऐसा लगे कि राष्ट्र ने विद्रोह किया है। संभवतः इसीलिए वो बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता चुनने का प्रयास किया। बहादुर शाह जफर से बातचीत हुई। 11 मई 1857 को दिल्ली में भी विद्रोह की शुरुआत हो गई। ये डेट आपको याद रखनी है। 11 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में हो गई, जहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 11 मई 1857 को हुई। विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया। बहादुर शाह जफर के बेटे थे मिर्ज़ा मुग़ल। उन्होंने मिर्ज़ा मुग़ल से कहा, वो तो काफ़ी एज के हो गए थे बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने मिर्ज़ा मुग़ल से कहा कि आप विद्रोह का नेतृत्व करिए। पर मिर्ज़ा मुग़ल को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मिर्ज़ा मुग़ल ने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि उनकी जगह पे बख्त खान को इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया। और देखते ही देखते दिल्ली में जो भी सेना थी उसने भी विद्रोह कर दिया और एक बड़ी सेना तैयार हो गई और बख्त खां को उसका नेता नियुक्त कर दिया गया। इसी में एक हकीम एहसान उल्ला थे, उनको इन्होंने अपना मंत्री नियुक्त किया। हकीम एहसान उल्ला, इनको इन्होंने अपना मंत्री नियुक्त किया और नियंत्रण स्थापित कर लिया दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। और दिल्ली द्वारा विद्रोह की शुरुआत किए जाने के तुरंत पश्चात लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में तो फिर बहुत सारा बड़ा भाग आ जाता है, लेकिन गंगा यमुना दोआब का जो हिस्सा था दिल्ली से लेकर और फिर इधर इलाहाबाद और बिहार आरा तक का जो क्षेत्र था, गंगा के तटीय क्षेत्र था, इस पूरे हिस्से में विद्रोह तेज हो गया। और दिल्ली ने उस विद्रोह, हालांकि ऐसा कुछ प्रमाण हम लोगों के पास नहीं है कि उस विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व था। बहादुर शाह जफर ने अपील तो करी थी, ऐसे कई पोस्टर बाद में देखे गए और ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स सामने आए जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बहादुर शाह जफर ने देश के सभी राजे रजवाड़ों से अपील किया कि आप लोग अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़िए। लेकिन दिल्ली में जो अंग्रेजी सैनिक थे, जो नेटिव सैनिक थे, उनसे सब ने मिलकर बहादुर शाह जफर का साथ दिया। दिल्ली पर नियंत्रण हुआ। दिल्ली के बाद फिर और कहाँ विद्रोह की शुरुआत हुई उसको भी हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। दिल्ली में विद्रोह की खबर आते ही आगरा, मेरठ, दिल्ली, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, इन सब क्षेत्रों में विद्रोह फैल गया। लखनऊ में भी विद्रोह फैल गया। लखनऊ की बात कैसे हुई जरा देखते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 11 मई 1857 याद रखना है, बहादुर शाह जफर याद रखना है, बख्त खान याद रखना है, हकीम एहसान उल्ला याद रखना है। और हम एक अगर सीरीज़ बनाएं कि कैसे करके विद्रोह की शुरुआत हुई, तो क्या क्या बनेगा देखिए ज़रा। सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? बैरकपुर में। बैरकपुर में कब शुरू हुआ, कब घटना हुई? विद्रोह तो शुरू नहीं हुआ, ये कहना ठीक ही नहीं है। 1857 को। यहाँ पर नेता कौन रहा? मंगल पांडे रहे। यहाँ के बाद अगली घटना कहाँ हो रही है? अगली घटना मेरठ में हो रही है। मेरठ में ये घटना कब हो रही है? 10 मई 1857 को हो रही है। यहाँ पर नेता है राव कदम सिंह। फिर दिल्ली आ गए हम। दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और यहाँ पर विद्रोहियों के नेता रहे बहादुर शाह जफर। बात यहाँ तक हम लोगों की पहुँच गई थी। इनमें कोई कनेक्शन है ऐसा तो कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो हमारे पास उसके लिए प्रमाण नहीं है।
दरअसल ऐसा है कि जो विद्रोही थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का कम से कम यूज किया ताकि वो पकड़ में ना आए, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने यूज किया भी या पत्र व्यवहार किया उसको उन्होंने नष्ट किया। कम से कम प्रतीकों का प्रयोग किया, कम से कम पत्र व्यवहार किया ताकि वो पकड़ में ना आए, और जो थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा किया उसको उन्होंने नष्ट किया ताकि अंग्रेजी हुकूमत उनको ट्रेस ना कर पाए, उनको पहचान ना पाए। तो 11 मई 1857 को यहाँ हुआ। अगला सेंटर मैंने बताया कि फिर छोटे मोटे कई सारे केंद्र बने, जिनमें फर्रुखाबाद था, बुलंदशहर था, मथुरा था, आगरा था, इन सब जगहों पे हुआ। लेकिन बड़े क्षेत्र में अगला केंद्र जो बनेगा वो है लखनऊ। लखनऊ की कहानी ये है कि यहाँ पे यह अंतिम था जिसका विलय 1856 में किया गया था। यहाँ पे विद्रोह सबसे तेज हुआ था। विद्रोह के सबसे तेज होने के कई कारण थे। विद्रोह सबसे तीव्र हुआ, इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि ये सबसे ताज़ा इसका विलय हुआ था, जिसके कारण से जो अपदस्थ सरदार थे वो अभी पूरी तरह से उनकी क्षमता पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी। अभी भी वो योग्य थे और अभी भी उनके पास सैन्य क्षमता थी। बहुत जल्दी ही एक बड़ी सेना निर्मित कर ली गई। दूसरा कारण ये था कि जिन सैनिकों को बंदी बनाया गया था, जिन सैनिकों मंगल पांडे और जिन सैनिकों को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को बंदी बनाया गया था, उसको भंग किया गया था, वो सारे सैनिक अवध क्षेत्र के थे। और अवध के लोगों में वो जो सैनिक वहाँ बैरकपुर में बंदी बनाए गए थे अवध क्षेत्र के थे, तो उनके लोगों के मन में गुस्सा था कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को, हमारे भतीजे को क्यों बंदी बनाया गया है, जिसके कारण से उनके मन में क्रोध का भाव था। तो विद्रोह जब शुरू हुआ तो आम जनता ने भी अपनी भागीदारी दिखाई। बाकी क्षेत्रों में जनता की भागीदारी उतनी नहीं रही जितना अवध क्षेत्र में रही। अवध क्षेत्र सबसे तीव्र विद्रोह हुआ। उसके ये दो कारण थे, क्योंकि सबसे जल्दी विलय हुआ था, और दूसरे कि जिन सैनिकों को बंदी बनाया गया था उसमें से अधिकांश अवध क्षेत्र के थे, और उन्हीं के जो रिश्तेदार थे, उनके जो गांव वाले थे, उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने विद्रोह में अंग्रेज़ों को पराजित करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंतिम यहाँ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कलकत्ता में ले जाके बंद कर दिया गया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। नवाब वाजिद अली शाह की विधवा पत्नी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल महत्वाकांक्षी महिला थी। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था। पहले इनको परी का नाम दिया गया था। ये बेसिकली डांसर थी, और बाद में इनकी शादी हो गई थी वाजिद अली शाह के साथ, तो पहले इनको परी कहा जाता था, बाद में इन्हें महक परी कहा जाने लगा। तो बेगम हजरत महल जो हैं, इनकी नवाब साहब की मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल, इनके पुत्र थे वर्जीस कद्र। बेगम हजरत महल महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम वर्जीस कद्र को नवाब बना दें तो ये नवाब हो जाएंगे और एक्चुअल पावर को हम एक्सरसाइज करेंगे। इनके एक बेगम हजरत महल के एक सहयोगी थे मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह को इन्होंने अपने साथ मिलाया, और जितने भी इस क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम सरदार थे, हिंदू प्लस मुस्लिम जो भी सरदार थे अवध क्षेत्र के, उन सब को संगठित किया और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ दिया। 1857 में ही अवध का विलय हुआ था। ताज़ा विलय हुआ था, इसलिए अभी भी इनके जो सैनिक थे वो क्षमतावान थे, इनके जो सरदार थे वो क्षमतावान थे। और वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद 1857 में जब विद्रोह की स्थिति बनी तो बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र वर्जीस कद्र और मौलवी अहमदुल्लाह के सहयोग से वर्जीस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया, और हिंदू मुस्लिम सरदारों को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ दिया और अवध क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि यह नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रह पाया, और आगे चलकर अंग्रेज़ों ने फिर से इस पर नियंत्रण कर लिया। ये मौलवी अहमदुल्लाह ने इनको सलाह दी कि आप इसको जिहाद घोषित कर दें।
जिहाद का मतलब होता है धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध। ऐसा युद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जाए, जो अपनी कमजोरियों से लड़ा जाए, वो जिहाद है। इन्होंने कहा कि इसको जिहाद का नाम दे दिया जाए। जिहाद का नाम देने से सभी मुस्लिम सरदार संगठित हो जाएंगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक तेज संघर्ष हम चला देंगे। बेगम हजरत महल ने इसको जिहाद मानने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसको जिहाद कहेंगे तो बहुत सारे सरदार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू सरदार, उनको लगेगा कि इस लड़ाई में हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए उन्होंने जिहाद मानने से मना कर दिया। ये मौलवी अहमदुल्ला आगे चलकर फैजाबाद चले जाएंगे और फैजाबाद से युद्ध का नेतृत्व करेंगे, विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, जहां वो जाकर इस लड़ाई को जिहाद का नाम देंगे। तो बात इतनी समझिए कि बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश कद्र को नवाब घोषित किया, मौलवी अहमदुल्ला ने उनका सहयोग किया और यहाँ तीव्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में कई लोग मारे भी गए, कई अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे मारे भी गए। लखनऊ के विद्रोह में, लखनऊ के विद्रोह में कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए, जिनमें हेनरी लॉरेंस, जिनका नाम जरूर याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस, इनको मार दिया गया था। इनके अलावा हडसन ली और कर्नल कैम्पबेल, हडसन ली का नाम आप याद रखिएगा, इनको भी मार दिया गया था। कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई, इन्हीं में से एक युद्ध हुआ जिसे रेजिडेंसी वॉर कहा जाता है, बैटल ऑफ रेजिडेंसी कहा जाता है। रेजिडेंसी युद्ध में ये अंततः अंग्रेज़ों ने पुनः अवध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लखनऊ पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल चली गई नेपाल। फिर उनका क्या हुआ इस बात की जानकारी नहीं मिलती। कई सारे लोग नेपाल चले गए थे। ये इतना सारा विद्रोह हो रहा था, इस बीच में कानपुर बचा हुआ था। कानपुर में भी एक सैनिक रेजिमेंट था, एक सैनिक छावनी थी, लेकिन कानपुर में विद्रोह नहीं हुआ था अभी तक। एक अंग्रेज अधिकारी ने, भारतीयों द्वारा विद्रोह किया जा रहा था जिसके कारण से अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को घृणा की निगाह से देख रहे थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने शराब के नशे में एक सिपाही को गोली मार दी कानपुर में। वहाँ से वो चिंगारी शुरू हुई और धीरे धीरे करके विद्रोह का रूप ले लिया उसने। जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो वहाँ पर नेतृत्व करना स्वीकार किया, वहाँ पर नेतृत्व किया विद्रोहियों का नाना साहब ने। तो अभी आते हैं हम लोग कानपुर में क्या हुआ। कानपुर की स्टोरी क्या है। कानपुर में विद्रोह जिस तरह से शुरू हुआ वो तो हुआ, नाना साहब ने इसका नेतृत्व क्यों किया? क्योंकि नाना साहब अंतिम पेशवा बालाजी बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। अंतिम पेशवा बालाजी बाजीराव के दत्तक पुत्र थे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं दिया जा सकता था। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, तो इनको उत्तराधिकार नहीं दिया जा सकता था। इसलिए जो पेंशन अंतिम पेशवा बालाजी बाजीराव को मिल रही थी वो पेंशन अंग्रेज़ों ने इन्हें देने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने वो पेंशन इन्हें देने से मना कर दिया तो इन्होंने उस पेंशन को पाने का पहले तो अधिकृत प्रयास किया, लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुए और इस बीच में 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। नाना साहब का वास्तविक नाम पूछा जाता है कई बार, तो इनका वास्तविक नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत इनका नाम था। इनके जो सहयोगी थे जिन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, ये आगे चलकर रानी झांसी के साथ मिल जाएंगे और रानी झांसी के साथ मिलकर ये ग्वालियर पर कब्जा कर लेंगे। तो तात्या टोपे, जिन्हें हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं, वो भी इनके सहयोगी थे। रामचंद्र पांडुरंग के अलावा एक अजीमुल्ला शाह ने भी इनका साथ दिया था। अजीमुल्ला शाह को इन्होंने अपना दीवान नियुक्त किया था, ये इनके दीवान थे। तो अजीमुल्ला शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, ये कुछ नाम याद रखने हैं आपको कानपुर के संदर्भ में। बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न आएंगे यहाँ से। जितने नाम और डेट तो पूछा नहीं जाएगा, डेट की हिस्ट्री में पूछा नहीं जाता है डेट, बहुत जो खास डेट्स होती हैं वही पूछी जाती हैं, लेकिन ये सारे नाम आपको याद रखने, कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया
और कैसे कुछ और घटनाएं अगर उनके साथ जुड़ी हुई हैं तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कानपुर के साथ एक घटना जुड़ी हुई है, सत्ती चौरा की घटना। कानपुर शहर पर कब्जा कर लिया गया तो बहुत सारे अंग्रेज सिविलियंस को, जिसमें कुछ सिविलियंस, ज़्यादातर सिविलियंस थे, कुछ सैनिक भी थे, उनको कानपुर शहर छोड़ने के लिए कहा गया, कानपुर शहर छोड़ने के लिए कहा गया। और नाना साहब ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए नावों की व्यवस्था करवाई और उनको इलाहाबाद जाने के लिए छोड़ दिया गया कि आप इलाहाबाद चले जाइए। मगर कुछ कन्फ्यूजन के चलते रिवेलियंस जो थे, जो विद्रोही थे, विद्रोही सैनिकों ने उनको सत्ती चौरा नामक स्थान पर मारा। उसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, महिलाएं मारी गईं, बच्चे मारे गए, और कुछ जो पकड़ में आए, जो नहीं मारे गए, उनको लाकर बंदी बनाया गया। और बीबी घर नामक एक जगह थी जहाँ पर बंदी बनाया गया, वहाँ पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा काटा गया। तो बीबी घर की घटना और सत्ती चौरा की घटना कानपुर के संदर्भ में आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। बीबी घर और सत्ती चौरा, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो कानपुर के संदर्भ में कानपुर 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। लखनऊ में भी 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। तो लखनऊ और कानपुर, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, और ये सारे नाम आपको याद रखने कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला जो बड़ा सेंटर रहा विद्रोह का, वो रहा झांसी। झांसी में विद्रोह कैसे हुआ, जरा उसको भी समझते हैं। झांसी में बेसिकली मराठों का शासन था, और झांसी के शासक थे राजा गंगाधर राव, और उनका विवाह जो है हुआ था रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बेसिकली बनारस की थी, जिनका नाम एक्चुअल नाम जिनका मणिकर्णिका था। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ और कैसे कैसे हुआ। अभी हम चलते हैं झांसी पे। झांसी में स्थिति वही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी का भी विलय कर लिया गया था। झांसी के राजा थे राजा गंगाधर राव। गंगाधर राव की असमय मृत्यु हुई, उनका कोई भी वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं था। तो उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका तांबे था, ने दामोदर राव नाम के एक व्यक्ति को, एक बच्चे को गोद लिया। दामोदर राव को उत्तराधिकारी मनवाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत प्रारंभ की और ये प्रयास किया कि दामोदर राव को झांसी का वास्तविक उत्तराधिकारी मान लिया जाए। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अगर दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मान लिया जाता तो विद्रोह की तीव्रता और बढ़ जाती, और फिर अंग्रेज़ों पर यह आरोप लगने लगता कि वो दो तरह से काम कर रहे हैं, सेलेक्टिव हो गए हैं, कहीं पे उसी तरह की चीज़ों को मान्यता दे रहे हैं और कहीं पर नहीं दे रहे हैं। तो ये विद्रोह की तीव्रता को और बढ़ा देता, जिसके कारण से अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई से बातचीत नहीं की। जो भी बातचीत हुई उसमें दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। अंततोगत्वा रानी के पास अंग्रेज़ों से संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में प्रारंभ में रानी की स्थिति मजबूत रही, उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन ग्वालियर के शासक द्वारा उन पर आक्रमण किया गया, जिससे उनकी स्थिति खराब हुई। तात्या टोपे, जो कि कानपुर में नाना साहब का सहयोग कर रहे थे, कानपुर के पतन के पश्चात वो भी चले गए ग्वालियर, और रानी झांसी के साथ मिलकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। और अंततः जून 1858 में जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और कोटा की सराय नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। झांसी के विद्रोह के संदर्भ में एक और नाम महत्वपूर्ण है, वो है झलकारी बाई। झलकारी बाई कोली, ये एक बहुत बहादुर महिला थीं, और रानी लक्ष्मीबाई की सेना का एक पार्ट था जिसका नाम दुर्गा दल था। दुर्गा दल की प्रमुख थी ये, और रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। तो इसलिए वो रानी लक्ष्मीबाई को कई बार उन्होंने एस्केप किया।
इस संदर्भ में उनकी वीरता की कहानियाँ उस क्षेत्र में बहुत सारी चलन में हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, तात्या टोपे, दामोदर राव, गंगाधर राव, मणिकर्णिका तांबे, ये सारे नाम जो हैं आपको ध्यान रखने होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला केंद्र है आरा। आरा जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, यूपी से सटा हुआ है। तो आरा ज़िले में जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे बाबू कुंवर सिंह, उनकी ज़मींदारी भी चली गई थी। तो अपनी ज़मींदारी को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। ये भी काफ़ी वृद्ध थे और इनका संघर्ष भी बहुत ही तीव्र रहा और बहुत प्रेरणादायक रहा विद्रोहियों के लिए। तो ये कुछ मेन सेंटर्स हैं जहाँ पर विद्रोह हुए थे, जिसमें हम लोगों ने बात करी कि बैरकपुर में विद्रोह हुआ, बैरकपुर के बाद फिर दूसरी जगह पे मेरठ में विद्रोह हुआ। बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व किया, मेरठ में राव कदम सिंह ने किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र, बख्त खान, एहसानुल्लाह खां, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिरजीस कद्र और मौलवी अहमदुल्ला ने किया। कानपुर में नाना साहब, राव साहब जो थे नाना साहब के भतीजे थे। नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला शाह, इन लोगों ने कानपुर में विद्रोह किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और झलकारी बाई का नाम महत्वपूर्ण है। बिहार में कुंवर सिंह और फिर उनके छोटे भाई, कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए, यहाँ तक तो विद्रोह ऐसा रहा जिनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत भी करी, जो ज़रूरी फैक्ट रहे उनको हमने कंसीडर किया। ये बड़े सेंटर रहे विद्रोह के, जहाँ पर विद्रोह की व्यापकता सामान्यतया अधिक रही। कुछ ऐसे सेंटर्स भी रहे जहाँ विद्रोह बहुत व्यापक नहीं हो पाया, बहुत थोड़े पैमाने पर हुआ। तो उनके भी कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, क्योंकि और कोई रास्ता होता नहीं है। इलाहाबाद वाराणसी में विद्रोह हुआ, मौलवी लियाकत अली ने वहाँ पर उसका लीडरशिप किया, नेतृत्व किया। फैजाबाद में विद्रोह हुआ, मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। ये अवध का ही क्षेत्र है फैजाबाद भी। पहले फैजाबाद ही अवध की राजधानी था, लेकिन बाद में 1785 में इसको चेंज करके लखनऊ बना दिया गया था। तो मौलवी अहमदुल्ला का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसे जिहाद का नाम दिया था। तो कभी पूछ भी लेता है कि 1857 के विद्रोह में जिहाद का नारा किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि जिहाद का नारा दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। इसके अलावा फ़र्रुखाबाद तुफजल हसन खान ने नेतृत्व किया, बहुत छोटा सा सेंटर रहा। बरेली थोड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यूपी पीसीएस में ये सारे सेंटर्स पूछे जा सकते हैं, फैजाबाद, फ़र्रुखाबाद, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी। यूपी से जो संबंधित साइट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर असम में विद्रोह का नेतृत्व किया कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त ने, विद्रोह कोई खास नहीं रहा। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहाँ भी कुछ खास नहीं रहा। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहाँ भी विद्रोह की तीव्रता कुछ खास नहीं रही। राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, यहाँ थोड़ा तेज रहा विद्रोह। मथुरा में देवी सिंह कदम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, यहाँ भी विद्रोह थोड़ा तीव्र रहा और जन सामान्य का भी इसमें भागीदारी रही। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया, बिजनौर में मोहम्मद खान, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान। तो जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनको मुरादाबाद, बिजनौर, गोरखपुर, मथुरा, बरेली, फ़र्रुखाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब के विद्रोहियों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इनका क्या हुआ। इसमें से कुछ खास हैं, जिनमें से बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे। तो इनमें से बहादुर शाह जफ़र जो हैं ये 1857 की क्रांति में भारत के बादशाह घोषित किए गए। इन्हें भारत का बादशाह घोषित किया गया। 11 मई 1857 को इन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया। भारत का सम्राट घोषित किया गया मतलब ये माना गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर नहीं है, बल्कि शासन किसका है, बहादुर शाह जफ़र का है। हमने आपको बताया कि थोड़े समय के बाद ही, पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि थोड़े समय के बाद ही अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया
और जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया वैसे वैसे इनसे बातचीत करना शुरू किया। ये हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। जीनत महल ने इनका पता बता, जीनत महल इनकी पत्नी थी, जीनत महल ने इनका पता बता दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पहले आश्वासन दिया गया कि आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और अंततः इन्हें निष्कासित कर दिया गया भारत से रंगून के लिए, जहाँ पर रंगून में ही इनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। इनको सिपाहियों ने मारा पीटा, इनके दोनों बेटों को नंगा करके दिल्ली में दौड़ाया। तो बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। भारत के अंतिम बादशाह रहे, बहुत दुर्व्यवहार हुआ। अंततः इनकी मृत्यु रंगून में हो गई। रंगून निर्वासित कर दिया गया, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब कानपुर में विद्रोह कर रहे थे। नाना साहब विद्रोह कानपुर में कर रहे थे और जब कानपुर का पतन हुआ, अंग्रेज़ों ने कानपुर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो नाना साहब नेपाल चले गए और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। जब लखनऊ का पतन हुआ तो ये भी नेपाल चली गई, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे जब कानपुर का पतन हुआ तो तात्या टोपे मूव कर गए झांसी की ओर। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की मदद से इन्होंने ग्वालियर पर नियंत्रण किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की पराजय के बाद फिर ये भी नेपाल चले गए। हालांकि बाद में मुखबिरी करने के कारण रामचंद्र एक व्यक्ति थे जयचंद नाम के, उन्होंने इनकी मुखबिरी करी और ये पकड़े गए और अंततः इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये कुछ विद्रोही थे जिनकी सदगति हुई। इनमें से आप बाबू कुंवर सिंह का भी नाम जोड़ सकते हैं। बाबू कुंवर सिंह भी इन्हीं महान विद्रोहियों की लिस्ट में शामिल हैं। बाबू कुंवर सिंह भी अंततः कई युद्धों में अंग्रेज़ों को पराजित करने के बाद स्वयं भी पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये थोड़ा सा आपको 1857 के विद्रोह के संदर्भ में घटनाक्रम की जानकारी दी गई। और इस घटनाक्रम से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे बहुत ही फैक्चुअल होंगे। आप ये सारे तथ्य ज़रूर से ज़रूर याद रखिए और इनको एज मोर एज पॉसिबल रट लीजिए। बाकी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आगे जो चर्चा करेंगे, जैसे हमने शुरुआत में जो डिस्कशन किया कारणों के बारे में, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे। आगे जो बातें हम लोग करेंगे वो भी बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल होंगी। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग 1857 के विद्रोह के परिणामों की चर्चा करेंगे, जिसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, सैन्य सुधारों के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करने के दौरान भारत में किन नीतियों का पालन किया जिससे 1857 के विद्रोह जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।